जरा सोचिए एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में जिसे दवाइयों और यहां तक कि सर्जरी से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ अष्टांग संग्रह की मदद से अग्निकर्म की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे चिकित्सीय दाह कर्म भी कहा जाता है। देखिए, अष्टांग संग्रह में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। ये कहता है कि आग जो है वो दवाइयों, सर्जरी के औजारों या किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन बीमारियों का इलाज नहीं करती जो किसी और तरीके से ठीक नहीं हो सकती, बल्कि ये पक्का करती है कि वो बीमारी दोबारा लौट कर ना आए। यही सोच इस प्राचीन सिस्टम में आग को सबसे बेहतरीन थेराप्यूटिक टूल बनाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि आग को आखिरी उपाय क्यों माना जाता था, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता था, एक कामयाब प्रोसीजर के क्या निशान थे, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता था। और हाँ, आखिर में हम एक डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है अग्नि, परम उपाय। चलिए जानते हैं कि प्राचीन चिकित्सक आग को इतना ज्यादा जरूरी क्यों समझते थे कि उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। देखिए, यहां पर हमें ट्रीटमेंट्स के बीच एक बहुत ही मजेदार फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ तो है नॉर्मल इलाज, जैसे दवाइयां, सर्जरी वगैरह। ये शायद कुछ देर के लिए आराम दे दें या हो सकता है पूरी तरह फेल ही हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ है अग्निकर्म। ये वो आखिरी उम्मीद थी जब कोई और चारा नहीं बचता था। और इसका मकसद सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं था, नहीं, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। एक परमानेंट इलाज। तो फिर ये प्रोसीजर आखिर काम कैसे करता था? अब हम ये जानेंगे कि अग्निकर्म का इस्तेमाल किन खास बीमारियों के लिए होता था। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि ये कोई तुक्केबाजी वाला इलाज नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। अग्निकर्म का तरीका कितना सिस्टमैटिक था, ये देखकर सच में हैरानी होती है। हर समस्या के लिए एक खास औजार तय था। जैसे स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए गर्म प्रोब्स या सूर्यकांत पत्थर का इस्तेमाल होता था। मसल्स में कोई ट्यूमर है तो उसके लिए सुई, घी, शहद और अलग अलग तरह की धातुओं का यूज होता था। और अगर नसों से बहुत ज्यादा खून बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए गुड़ और मोम जैसी चीजें भी काम में लाई जाती थीं। ये अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड साइंस थी। तो ये प्रोसीजर असल में किया कैसे जाता था? चलिए अब जरा इस जलाने की कला की बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि अग्निकर्म को कितनी सटीकता और देखभाल के साथ अंजाम दिया जाता था। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तरीके से की जाती थी। सबसे पहले तो मरीज को आशीर्वाद देकर एक खास दिशा में लिटाया जाता था। फिर डॉक्टर पूरा ध्यान लगाकर बिना धुएं वाले अंगारों और बिल्कुल सही तापमान पर गर्म किए गए औजारों का इस्तेमाल करता था। और इस पूरे दौरान मरीज को लगातार हिम्मत दी जाती थी, पानी पिलाया जाता था और प्रक्रिया के बाद उस जगह पर शहद और घी का लेप लगाया जाता था। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसीजर नहीं था, बल्कि इसमें एक कलाकारी भी थी। जलाने के लिए अलग अलग शेप्स तय थे, जैसे कि एक रिंग, आधा चांद, स्वस्तिक और भी बहुत कुछ। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ जलाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें एक खास मकसद के साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे के स्किल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक डॉक्टर को ये पता कैसे चलता था कि प्रोसीजर कामयाब हुआ है? ये कोई अंदाजा लगाने वाली बात नहीं थी। कामयाबी के एकदम साफ और आंखों से देखे जा सकने वाले संकेत होते थे। कामयाबी के जो संकेत थे वो बहुत ही सटीक थे। अगर स्किन पर इलाज सफल होता तो एक खास तरह की चटकने की आवाज आती थी, एक अलग सी गंध महसूस होती थी और स्किन सिकुड़ जाती थी। वहीं अगर मसल्स का इलाज कामयाब होता तो घाव का रंग कबूतर के पंख जैसा हो जाता, वो सूख जाता और उसमें सूजन ना के बराबर होती थी। और शरीर के और भी गहरे हिस्सों के लिए साफ संकेत थे। नसों पर इलाज सफल होने का मतलब था कि घाव काला और उभरावा हो जाएगा और खून बहना फौरन बंद हो जाएगा। ये सब दिखाता है कि ये पूरी तरह से तजुर्बे और ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक साइंस थी। जाहिर सी बात है, इतने ताकतवर प्रोसीजर में खतरे तो होंगे ही। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या होता था, क्योंकि पुराने ग्रंथों ने सिर्फ तरीके ही नहीं बल्कि इसके खतरों और उनके इलाज पर भी खुल के बात की है। पुराने ग्रंथों में गलती से जलने की 4 अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं, जिन्हें प्रमाददग्ध कहा जाता था। पहली और सबसे हल्की कैटेगरी है तुत्थ। इसमें बस स्किन की ऊपरी परत जलती है, उसका रंग बदल जाता है और काफी तेज गर्मी महसूस होती है।
दूसरी कैटेगरी है दुर्दग्ध, जिसमें जलन थोड़ी और गहरी होती है। इसमें फफोले पड़ जाते हैं, बहुत तेज दर्द और जलन होती है और घाव को भरने में भी काफी वक्त लगता है। और सबसे खतरनाक है अतिदग्ध, यानी जरूरत से ज्यादा जल जाना। ये सबसे सीरियस कंडीशन है जिससे बहुत गहरे घाव हो सकते हैं और शरीर में दूसरी कई गंभीर परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। और अतिदग्ध के जो लक्षण बताए गए हैं, सच कहूं तो वो काफी डरावने हैं। तेज बुखार, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बेहोशी, यहां तक कि ये भी लिखा है कि शरीर से मांस के टुकड़े गिरने लगते थे। नसों और लिगामेंट्स को बहुत गहरा नुकसान पहुंचता था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि यह प्रोसीजर कितना ज्यादा हाई स्टेक था। जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्रंथ एक और दिलचस्प बात बताता है, गरम तेल या घी से जलने का इलाज सबसे मुश्किल क्यों होता है। वजह यह थी कि ये तरल चीजें शरीर के बहुत अंदर तक बारीक से बारीक चैनल्स में घुसकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी। तो ये सब बातें हमें इस शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी तक ले आती हैं, जो कि है एक चिकित्सक का गंभीर कर्तव्य। और अष्टांग संग्रह की ये आखिरी चेतावनी इस पूरी चर्चा को एक बहुत गहरा मतलब देती है। ये कहती है, सर्जरी के औजार क्षार और आग मौत के सबसे बड़े हथियार हैं, इसलिए एक डॉक्टर को इन्हें पूरे ध्यान और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये प्राचीन और नियमों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली हमें इलाज करने और नुकसान पहुंचाने के बीच के उस नाजुक संतुलन के बारे में आज क्या सिखा सकती है।